हे व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर थी और ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारी इंडियन फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल्स के ऊपर होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप वीडियो देखते ज़रूर हो। हाँ, आपको नॉलेज भी मिलेगी इस वीडियो में, आपके लिए बहुत नॉलेजफुल वीडियो रहेगी, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो वीडियो है वो आपके लिए नॉलेजफुल रही या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो हमको ये पता है कि जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है वो 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, लेकिन उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या क्या इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के साथ किया और इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में पता करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि जो ट्रेड है वो किस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा, यानी कि किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा की जाती है। तो उस टाइम पे 1947 से पहले जो इंडियन ट्रेड थी, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड जो थी वो इंग्लैंड के साथ की जाती थी, जिसमें भारत जो इंडिया है उसकी जो हिस्सेदारी, उसका जो शेयर था वो 50% था। सबसे ज़्यादा ट्रेड इंग्लैंड के साथ की जाती थी इंडिया से, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे और सस्ते दामों पे, चीपेस्ट रेट पे ब्रिटिशर्स को वो मिल जाता था और यहाँ से वो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में उनको ग्रो करने के लिए माल खरीद के लेके जाते थे और लगाते थे। सेकंड, रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी। यहाँ पे क्या था उस टाइम पे कि बहुत कम एंटरप्रेन्योर थे जो कि अपना इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते थे, लेकिन जो करना भी चाहते थे तो वो कर नहीं सकते थे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज थी बहुत सारी। अगर आपको उस टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता था तो 50% चांसेस बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे कि आपको गुड्स का डबल रेट पे करना पड़े, जो कि आम एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ थी उस टाइम पे, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री थी और वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं थी उस टाइम पे। थर्ड क्या है, उस टाइम पे क्या था कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी किया जाता था इंग्लैंड साइड से। नाउ सेकंड पॉइंट, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। सो इधर क्या है, डायरेक्शन चेंज ऑफ ट्रेड। तो उस टाइम पे क्या था कि जो इंडिया था ब्रिटिश रूल से पहले, जो इंडिया था वो एक हब था, एक तरह का हब बना हुआ था रॉ मटेरियल के रूप में मैं बताऊं तो, टाइप में मैं बताऊं। सो जब ब्रिटिशर्स आए तो डायरेक्शन भी बदल गई ट्रेड की। जो इंडियन ट्रेड थी वो भी चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। जो डायरेक्शन थी वो चली गई इंग्लैंड के पास। तो 50% मैंने आपको बताया, 50% से ज़्यादा जो ट्रेड थी वो इंग्लैंड के साथ की जाती थी और बची कुची जो ट्रेड थी वो ईरान, रशिया, फ्रांस जैसे देशों के साथ की जाती थी। नाउ सेकंड, मोनोपोली अथॉरिटी ऑन इंडियन ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो उस टाइम पे क्या था कि जो ट्रेड थी उस पे मोनोपोली अथॉरिटी हो चुकी थी ब्रिटिश रूल्स की, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना पूर्ण एकाधिकार दबाव कर लिया था इंडियन ट्रेड के ऊपर। जो वो चाहते थे वही होगा, जिस चीज़ का वो इंपोर्ट चाहेंगे वही इंपोर्ट होगा, जिस चीज़ को वो एक्सपोर्ट करना चाहेंगे वही एक्सपोर्ट होगी। तो उस टाइम पे एक तरह की मोनोपोली अथॉरिटी चलती गई और जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी कमज़ोर होती गई उसी टाइप से जो अथॉरिटी थी, जो इनका अधिकार था वो इंडियन इकोनॉमी में वैसे वैसे बढ़ता गया। कमज़ोरी इंडियन इकोनॉमी की एक नुकसानदायक छवि बनकर रह गई। सो नेक्स्ट, रीज़न बिहाइंड मोनोपोली ऑन इंडियन ट्रेड। तो उस टाइम पे क्या था कि जो ट्रेड थी वो बहुत ही मुश्किल थी उस टाइम पे। तो जो अंग्रेज थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो गोरे लोग थे, गोरे चाचा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दिमाग लगाया कि उन्होंने एक
नहर की ओपनिंग की जिसका नाम स्वेज नहर था, जिसको 1869 में ओपन किया गया। इस नहर के खुलने से क्या हुआ कि इनको बहुत फ़ायदा हुआ, इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इससे क्या हुआ कि इस नहर के खुलने से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा लोएस्ट रेट आए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम आई। और ये जो था, अब क्या था कि अफ्रीका से घूमकर नहीं आना पड़ता था, और वो अफ्रीका से घूमकर आने पर इनको बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ता था। तो स्वेज नहर के खुलने से एक डायरेक्ट वे बन गया जिससे कि ये इंडिया से आ जा सकते थे। तो आप एक पिक्चर देख सकते हो अपने सामने। तो उस टाइम पे यही था कि उस टाइम पे इनका आना जाना लगा रहता था, लेकिन ये अफ्रीका की साइड से आते थे। लेकिन स्वेज नहर खुलने के बाद इनको बहुत आसानी होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो आने लगी, सिंपली ये ट्रेड करना सीख गए आसानी से, और टाइम की बचत हुई, सेविंग ऑफ टाइम हुआ उस टाइम पे, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस चीज़ से कि ओपनिंग ऑफ स्वेज नहर से। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब आपको पता होना चाहिए। BOT होता क्या है? BOT मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, मीनिंग एक्सपोर्ट इज हायर देन इम्पोर्ट्स। X माइनस MC से डिनोट करते हैं। तो BOT जो था उस टाइम पे सरप्लस में था। तो लेकिन क्या था कि BOT तो सरप्लस में था, लेकिन उस सरप्लस का कोई फ़ायदा नहीं था इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो जो सरप्लस था उन्होंने अपनी आर्मी के ऊपर, अपनी डिसिप्लिन पॉलिसीज़ के ऊपर, और जो उनके वॉर फील्ड में वॉरियर्स जो थे, जो उनके सिपाही थे वो लड़ रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेंड किया। तो इसमें कोई रोल नहीं रहा इंडियन इकोनॉमी में फ़ायदा पहुंचाने का। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका कोई भी इरादा नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको फ़ायदा पहुंचाया जाए। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से खाया जाए। तो इट यूज्ड ऑन पॉलिसी, सर्विस मेकिंग, डिसिप्लिन इन लोकल एंड स्पेंट ऑन वॉरफील्ड सोल्जर्स। सो आपको समझ आया कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इनकी क्या पॉलिसी थी। इनकी पॉलिसी ये थी कि इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से है उसी तरह से रहे, कोई ग्रोथ ना हो। और लास्ट वीडियो में इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने बताया था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं हुई। मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी वो भी धीरे धीरे ग्रो अप करी मॉडर्न। और 1907 में टिस्को कंपनी आई, टिस्को कंपनी। तो वही पहली इंडस्ट्री थी हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर इनिशिएट की गई थी। सो इस वीडियो से और इन नॉलेजेस से, इन 3 पॉइंट से हमें क्या पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका क्या मानना था। इससे क्या पता चला बच्चों कि अंग्रेज़ों ने इंडिया की इकोनॉमी को सिर्फ खाया, कुछ दिया नहीं। उनका मकसद था खाना, वो खा कर गए। इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाया, उनको जो करना था वो करके गए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता लग सके कि हमारी क्या गलती है और उस गलती को हम सुधारें। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।